जय जोहार साथियों। भारत मुक्ति मोर्चा तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो तथा 1 जुलाई 2025 को भारत बंद के तहत देश भर में प्रबोधन कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के भंडारा में हुए इस कार्यक्रम में ओबीसी युवा ने मनुवाद को ललकारा। आइए देखते हैं। समय हो चुका है और आप लोग काफी देर से यहाँ पर बैठे हो और आपके सभी के चेहरे पर सुस्ती नजर आ रही है। सुस्ती भगाने की दवा मेरे पास में है। आप सभी एक बार खड़े हो जाइए, और खड़े होकर फिर बैठ जाइए। तो इससे जो सुस्ती है यह निकलती है, क्योंकि हमारा बोलना यहाँ पर यह उद्देश्य नहीं है। बोली हुई बातें आपको समझना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य। हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं, अगर वो उद्देश्य अगर सफल नहीं होता तो यह कार्यक्रम लगाने का जो मकसद है, आपका आने का जो मकसद है, और हमारा बताने का मकसद पूरा नहीं होगा। साथियों, लगभग 12 बजे से हम लोग यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय को आधार बनाकर चर्चा कर रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जो 9 अप्रैल 2025 को देश के लगभग 700 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओबीसी की जाति निहाय जनगणना के विषय पर भारत बंद का ऐलान किया गया है, जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया है। ठीक उसी प्रकार 1 जुलाई 2025 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओबीसी की जाति निहाय जनगणना करने के लिए भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो यह जो भारत बंद है, यह जो जेल भरो आंदोलन जो घोषित किया गया है, यह जेल भरो आंदोलन और भारत बंद करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा क्या मकसद है कि जिन समस्याओं के कारण हमारी गुलामी निर्माण हुई है, उस समस्या की जागृति समाज में होनी चाहिए। उस जागृति के कारण जब समाज को दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी, जब समाज के लोगों को गुलामी का एहसास होगा, तब समाज आंदोलन करने के लिए तैयार होगा। तो आंदोलन करने के लिए पहली प्रक्रिया होती है आंदोलन करने वाले लोगों को तैयार करना। तो आंदोलन करने वाले लोगों को तैयार करने के लिए लगभग देश के 750 जिलों में यह कार्यक्रम चलने वाला है, जो कि आपके गांव में हो रहा है। यह उस आंदोलन की पूर्व तैयारी के लिए है, क्योंकि साथियों, जिस प्रकार से कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ और आजादी के दिन के बाद देश में जश्न मनाया गया कि को जो आजादी मिली, यह आजादी देश को मिली। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि इस देश में डच आए, पोर्तुगीज आए, मुगल आए, पठान आए और सारे के सारे आकर चले गए। लेकिन हम सब लोगों ने इतिहास की किताब में एक बात पढ़ी थी कि आर्यों का आगमन हमारे देश में हुआ था। आपने पढ़ी ये बात? हम सब लोगों ने इतिहास की किताब में पढ़ा कि इस देश में आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों ने इस देश के सिंधु घाटी सभ्यता को नस्तनाबूद किया और आर्यों ने इस देश में अपनी पितृसत्ताक पद्धति का निर्माण कर इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। ये इतिहास हम सब लोगों ने पढ़ा। तो डच आए, उनके जाने का सबूत है, पोर्तुगीज आए, उनके जाने का सबूत है। यानी जितने भी आक्रमणकारी हमारे देश में आए, वो सारे के सारे आक्रमणकारी वहां वापस अपने देश में लौट गए। इन सारी चीजों के सबूत हमारे पास में है। लेकिन आर्य जब हमारे देश में आए, उनके जाने का कोई भी सबूत नहीं है। साथियों, जितने भी आक्रमणकारी हमारे देश में आए, उन आक्रमणकारियों के साथ सहयोग से इन आर्यों ने हमारे देश के लोगों पर शासन व्यवस्था के माध्यम से गुलामी निर्माण की। और जो आखिरी
जो अंग्रेज थे आखिरी आक्रमणकारी, उन अंग्रेजों को भगाने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि अंग्रेज हमारे देश के अनपढ़ गवारों को होशियार, समझदार, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा बनाना चाहते थे, ताकि वह पढ़ लिख कर वह अपने गुलामी का एहसास करे, अपने इतिहास की जानकारी रखे, जिससे उस बात का उन्हें एहसास हो जाएगा कि हम हजारों सालों से जिन आर्यों के गुलाम हैं, इन आर्यों की गुलामी से हमें आजाद होना पड़ेगा। इसलिए आर्यों को लगा, ब्राह्मणों को लगा कि अगर यह अंग्रेज इस देश के मूल निवासी लोगों को अगर समझदार बना देंगे तो यह लोग हमारी गुलामी से बाहर निकल जाएंगे। जिस प्रकार से सभी आक्रमणकारी को यह देश छोड़कर भागना पड़ा, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों को भी इस देश को छोड़कर भागना पड़ेगा। इसीलिए उन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का आंदोलन चलाया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अंग्रेज आने के पहले हमारे लोगों को मां का मर ही पढ़ाया जाता था। आज जो जिला परिषद की स्कूलें निर्माण हुई है, वह चमत्कार है। जिन स्कूलों में हमने पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक अपने गांव में पढ़ा, 10वीं के बाद में हायर एजुकेशन करने के लिए हम शहरों में गए, हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन होने के बाद में हमें नौकरियां लगी, अधिकारी बने, कर्मचारी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, प्रोफेसर बने। ये सभी जो निर्माण हुआ, यह संविधान की चमत्कार के कारण निर्माण हुआ। तो यही अंग्रेज लोग बनाना चाहते थे। अंग्रेजों के एजुकेशन से महात्मा ज्योतिराव फुले का निर्माण हुआ, अंग्रेजों के एजुकेशन से छत्रपति शाहू महाराज का निर्माण हुआ, अंग्रेजों के एजुकेशन से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का निर्माण हुआ। ब्राह्मणों को इस बात का डर था कि अंग्रेज और कुछ साल इस देश में रहे तो फिर से फुले शाहू आम्बेडकर पैदा हो सकता है, जिससे हमारी व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म होगी। इस बात के डर से ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के विरोध में आजादी का आंदोलन चलाया और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। साथियों, आज के कार्यक्रम का जो विषय है कि इस देश में, ये जो दूसरे नंबर का विषय है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक समस्या का समाधान न होना, यह शासन जातियों का षड्यंत्र है। और दूसरा विषय है कि आजाद भारत में ओबीसी की जाति निहाय जनगणना न करना, यह भी एक बड़ा षड्यंत्र है। तो ये क्यों है साथियों? तो जिस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, देश 15 अगस्त को आजाद हुआ, लेकिन देश की जनता कौन से दिन आजाद हुई? देश की जनता यह 26 जनवरी 1950 को आजाद हुई। तो हमारी आजादी का दिन कौन सा है? 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान निर्माण हुआ, उस संविधान में हजारों सालों से जिस व्यवस्था ने हमें शिक्षा से वंचित रखा, सामाजिक अधिकार से वंचित रखा, आर्थिक व्यवहार से वंचित रखा, अपने अधिकार, मानवीय अधिकारों से वंचित रखा, उस व्यवस्था को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने खत्म किया और इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र की निर्मित की। ये चमत्कार हुआ। साथियों, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब अंग्रेजों ने इस देश में कास्ट बेस्ड सेंसेक्स चलाया। यानी क्या? जाति आधारित जनगणना। कौन सा चलाया सेंसेक्स? जाति आधारित जनगणना। अभी जाति आधारित जनगणना क्या है, इससे क्या फायदा होगा, इसको समझाने का एक उदाहरण देता हूं। आपके घर में 2 भाई 2 बहन है और माँ और बाप है, कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। माँ बाप 2 लोग, 2 भाई 2 बहन, 6 लोग। दादा और दादी भी है, कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए।
तो घर में जो महिला रात को खाना बनाती है तो वो महिला संख्या गिनती है। माझ्या घरी आज 8 लोग आहे, 8 लोग है, 8 लोगों को कितनी रोटियां लगती है, कितना चावल लगता है, कितनी सब्जी लगती है, वो व्यवस्था करती है। किस आधार पर? संख्या के आधार पर। लड़के ने कह दिया आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मैं आने वाला नहीं हूं। लड़की ने कह दिया मेरी लड़की का आज कोई तो भी प्रोग्राम है, उसके बहन की सगाई है, मैं आने वाली नहीं हूं, घर में खाना नहीं खाऊंगी। तो वो घर की महिला वो 2 लोगों को माइनस करती है और कहती है कि 6 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। ये किस आधार पर होता है? तो घर की महिला खाना बनाने वाली इस बात की चिंता करती है कि घर में कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहना चाहिए, सभी को खाना बराबर मिलना चाहिए, कोई भूखा सोना नहीं चाहिए। ये किस आधार पर होता है? यह संख्या के आधार पर होता है। अगर लोग हैं 6 और खाना 3 लोगों का बनाया तो लोग भूखे रहेंगे ना। लोग हैं 6, खाना 10 लोगों का बनाया तो फेंकना पड़ेगा ना। इसका मतलब देश में रहने वाले लोगों को संपन्न रखने के लिए उनकी गिनती करना आवश्यक होता है। तो साथियों, अंग्रेजों ने आखिरी बार इस देश में ओबीसी की जनगणना की। आखिरी बार उन्होंने जनगणना की 1931 में जनगणना की। उन्होंने नियम बनाया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि किसी भी देश में किसी भी प्रवर्ग की अगर आपको प्रगति और दुर्गति का अंदाजा लगाना है तो हर साल उस देश में जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने आखिरी बार 1931 में जनगणना की। 1931 के आधार पर इस देश में ओबीसी का वर्ग यानी शूद्र, 1931 में ओबीसी या शूद्र था। बहुत सारे लोगों को भ्रम है, ब्राह्मण हमेशा अपने धर्म शास्त्रों के आधार पर प्रचार करता है, शूद्र यानी यह शेड्यूल कास्ट के लोग। 1950 के पहले ओबीसी या शूद्र था। शूद्रों की गिनती की गई तो देश में शूद्र यह 52% है। अति शूद्र जो थे, अति शूद्रों में एससी और एसटी के लोग आते थे। तब एससी और एसटी नाम नहीं था, नाम अति शूद्र था। और अति शूद्रों की जब गिनती की गई तो 22.5% है। हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए। 1931 को आखिरी बार हुई, फिर कब होना चाहिए थी? कब होना चाहिए? 10 साल कब होते हैं? 1941 में होना चाहिए थी। 1941 में दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर चला, दूसरा विश्व युद्ध चला। अंग्रेज लोग उधर व्यस्त थे, उन्होंने ओबीसी की जनगणना नहीं की। देश में कास्ट में सेंसस नहीं हुआ, हो रहा। फिर 10 साल में कब होनी चाहिए थी? कब होनी चाहिए? 1951 में होनी चाहिए थी। भारत देश 1947 को आजाद हुआ। आजाद भारत में चुनाव 1952 में थे। 1952 के चुनाव के कारण भारत की व्यवस्था पूरी उसमें व्यस्त थी और उस आधार पर आधार बनाकर, बहाना बनाकर कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी की जनगणना की। फिर कब होनी चाहिए थी? 10 साल बाद कब होनी चाहिए थी? 1961 में होनी चाहिए थी। 1961 में चाइना के साथ में युद्ध करवाया गया, ओबीसी का मुद्दा डाइवर्ट किया गया, ओबीसी की जनगणना का मुद्दा डाइवर्ट किया गया, भारत की सेना को चाइना की सेना से भिड़ा दिया गया, देश की भावनिक आस्था को जगाया गया और ओबीसी का मुद्दा खत्म कर दिया। फिर कब होनी चाहिए थी? 1971 में होनी चाहिए थी। 1971 को बांग्लादेश का विभाजन करवाया गया, ओबीसी के मुद्दे को डाइवर्ट किया गया, ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। फिर कब होनी चाहिए थी? 1981 को होनी चाहिए थी। खालिस्तान के नाम पर स्वर्ण मंदिर का मुद्दा खड़ा किया,
ओबीसी के मुद्दे को डाइवर्ट किया और ओबीसी की जनगणना नहीं की। फिर कब होनी चाहिए थी? 1991 को होनी चाहिए थी। रामलला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, सीता माता और बीजेपी के काम से वो पूरा पैसा खा गए थे मेरे प्रभु राम के नाम से। ओबीसी की जनगणना नहीं की, पूरा मुद्दा डाइवर्ट किया किधर? राम मंदिर की तरफ। फिर कब होनी चाहिए थी? 2001 में होनी चाहिए थी। 2001 में अफजल गुरु और कारगिल युद्ध खड़ा किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से। ओबीसी की जनगणना नहीं की। फिर कब करनी चाहिए थी? 2011 में। तूफान नहीं आंधी है और ना दूसरा गांधी है। ओबीसी का मुद्दा गांधीवाद के नाम पर, भ्रष्टाचार के आंदोलन के नाम पर ये अन्ना हजारे ने मुद्दा डाइवर्ट कर दिया। भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से रामलीला मैदान पर लाखों लोगों की रैली की गई थी। उस रैली के उद्घाटक गोपीनाथ मुंडे थे, शरद यादव थे। यह सलवार पहनकर रामदेव बाबा को वहां पर बैठाया गया और हमारे आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए यह अन्ना हजारे को सामने लाया। और तूफान नहीं आंधी है, अन्ना दूसरा गांधी के नाम पर हम ओबीसी का सत्यानाश कर दिया। फिर कब होनी चाहिए थी? 2021 में होनी चाहिए थी। 21 में दुनिया में कोरोना बाबा आया और कोरोना बाबा ने ओबीसी का सत्यानाश कर दिया। यह जो मामला चल रहा है साथियों, यह ओबीसी की जनगणना को डाइवर्ट करने का मामला चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो आप लोगों को यह दावे के साथ कहता हूं कि ओबीसी की जनगणना का मुद्दा डाइवर्ट करने की वजह से राजीव गांधी और इंदिरा गांधी मारी गई। इस देश में ओबीसी यह शासक वर्ग नहीं होना चाहिए, इसका षड्यंत्र करने के कारण राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या हुई। जो लोग आप लोगों के बच्चे शासक नहीं बनना चाहिए, इसीलिए वो षड्यंत्र ही नहीं तो खुद की कुर्बानियां देते हैं। अरे तुझ्यासाठी होते हैं हे सर्व। तो साथियों, यह खतरनाक मामला जब खड़ा हुआ, कुछ बातें हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। सम्राट अशोक जब राजा थे, ओबीसी थे। मुद्दा कहां चल रहा है? गुलामों को राजा बनने की सोच ही नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजा बनने का आंदोलन चलाया। सम्राट अशोक ने राजा बनने का आंदोलन चलाया। सम्राट अशोक के काल में हम लोग सोने की थालियों में खाना खाते थे। सोन्याचे टाटा आमच्या घरात होते। सोन्याच्या टाटा जेवण करणारे लोक आज भीक मागायच्या रांगेत लागलेले आहेत। और उस समय में जो भीख मांगने वाले लोग हैं वो आज राजा बने हुए हैं। हमारे महापुरुषों की सोच राजा बनने की सोच थी, लेकिन समाज में हमारे लोगों को गुलाम बनाने की सोच से पैदा किया गया। साथियों, साहब ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण की कि ओबीसी समाज जागता नहीं है। ओबीसी समाज जागता नहीं है। संख्या होनी चाहिए थी। जागृति का सिद्धांत शिक्षा से है। जागरूक होने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान निर्माण किया, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन अपनी जिंदगी को लगाकर अपने 4 बच्चों की जो कुर्बानी दी बाबा साहेब आम्बेडकर ने, वह संविधान 1950 को लागू हुआ। और वह संविधान लागू होने के बाद में कांग्रेस ने एससी और एसटी के आरक्षण का आर्टिकल 340 और आर्टिकल 342 यह मान्य किया, लेकिन आर्टिकल 340 ओबीसी की जनगणना, ओबीसी के उद्धार का नहीं मान्य किया। क्यों नहीं मान्य किया? कि अंग्रेजों ने आखिरी बार 1930 को जनगणना की थी, 31 को 52% ओबीसी था। अगर ओबीसी की जनगणना होगी तो ओबीसी को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। हिस्सेदारी अगर देंगे तो ओबीसी 52% है। समझ जाओ, भारत देश का 1000 करोड़ रुपए का बजट है। 1000 रुपए का बजट अगर भारत सरकार का हुआ तो 520 करोड़ रुपए किसको देना पड़ेगा?
ओबीसी को देना पड़ेगा। ओबीसी की शैक्षणिक प्रगति होगी, उनके बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उनकी हिस्सेदारी होगी, देश के ट्रेजरी पर उनका कब्जा होगा, उनका अधिकार होगा, और इस देश की राज्य व्यवस्था पर ओबीसी संख्या के अनुपात में क्या बनेगा? राजा बनेगा। लोकतंत्र में संख्या को महत्व है, लोकतंत्र में संख्या को महत्व है। तो संख्या के आधार पर अगर ओबीसी 52% है तो इस देश का शासक वर्ग कौन बनना चाहिए? ओबीसी बनना चाहिए। 3.5% ब्राह्मणों की पतलून गिरी हो गई। पहला चुनाव 1952 में हुआ। 1952 में होने के बाद में कांग्रेस ने 60% ब्राह्मणों को टिकट दी। भारत का लोकतंत्र क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि आर्टिकल 340 के आधार पर ओबीसी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। नहीं हुई। कांग्रेस ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 48% ब्राह्मण संसद में चुनवा कर भेजे। बाबा साहेब अम्बेडकर लोकतंत्र प्रस्थापित करना चाहते थे और कांग्रेस ने संसद में 48% ब्राह्मणों के आधार पर ब्राह्मण तंत्र प्रस्थापित किया। 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम है जनसंघ। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी विदर्भ का पदाधिकारी था कांग्रेस का। डॉक्टर हेडगेवार यह विदर्भ का पदाधिकारी था। कांग्रेस से निकलकर डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 को कांग्रेस बनाई। जब तक ये समझेगा नहीं तब तक हमारे लोगों को राजनीतिक व्यवस्था नहीं समझेगी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कांग्रेस का विदर्भ का पदाधिकारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर हेडगेवार थे। इन डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 को कांग्रेस से निकलकर आरएसएस बनाई। इसी कांग्रेस से निकलकर 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाया। यही जनसंघ बाद में जनता पार्टी में तब्दील हुआ और इसी जनता पार्टी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी रखा। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष होगा, एक सत्ता पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा। कभी सत्ता पक्ष सत्ता में होगा, कभी विपक्ष सत्ता में आएगा। ब्राह्मणों ने अकल लगाई, विपक्ष भी हमारा होगा और राजा राम जाएगा, गंगा राम आएगा, गंगा राम आएगा, राजा राम जाएगा। यह व्यवस्था उन लोगों ने बनाई और बनाने के कारण ओबीसी की जो जाति न्याय जनगणना के माध्यम से आर्टिकल 340 का मुद्दा था साथियों, पार्लियामेंट में एससी एसटी का अधिकार मंजूर किया गया, लेकिन ओबीसी का अधिकार मंजूर नहीं किया गया। जिसके कारण 1951 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ओबीसी के आरक्षण के लिए संविधान सभा का इस्तीफा दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किसके लिए इस्तीफा दिया? हिंदू कोड बिल और ओबीसी की जाति न्याय जनगणना आर्टिकल 340। भारत देश में एक भी आदमी आपको दिया लेकर ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा जिसने ओबीसी के कल्याण के लिए अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया। लोग कहते हैं कि अम्बेडकर ने केवल मात्र एससी एसटी के लिए लिखा है। यह अज्ञानता के कारण होता है। क्यों होता है? एससी एसटी को 1950 में शिक्षा का अधिकार मिला, प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला, नौकरी करने का अधिकार मिला, संपत्ति रखने का अधिकार मिला। ओबीसी को 16 नवंबर 1992 को मिला, काफी संघर्ष के बाद में मिला। दादा ने जिस प्रकार से कहा ओबीसी के लोग, जागृति का पहला सिद्धांत होता है शिक्षा। आप लोगों को एससी एसटी के लोगों को शिक्षा का अधिकार 1950 में मिला, ओबीसी को 42 साल के बाद में मिला। और इस 42 साल में अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने खुद को बहुसंख्य बनाने के लिए ओबीसी का प्रवर्तन किया।
यही काम अगर SC ST के लोगों ने OBC के घरों में जाकर किया होता तो आज देश में बहुजन समाज शासक वर्ग होता। 1932 को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अंग्रेजों से झगड़कर जब वोट का अधिकार लाया तो उन्होंने बड़ी सभा लेकर कहा, जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिखो तुम्हें इस देश की शासन करके समाज बनना है। तो 1950 से लेकर तो 92 तक अगर SC ST के लोगों ने अगर OBC के घरों में जाकर अगर जागृति का अगर दीपक जलाया होता, प्रचार किया होता तो आज इस देश में SC ST और OBC शासक वर्ग होता। साथियों, लोकतंत्र में संख्या के आधार पर शासक वर्ग बनाया जा सकता है। इस देश में ब्राह्मणों की 3.5% संख्या है और 3.5% व्यक्ति ग्राम पंचायत का पंच भी नहीं चुन सकता। लेकिन देश का क्या बन रहा है? प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, देश का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। ये किस आधार पर हो रहा है? तो साथियों, इस आधार पर हमें अगर समझना होगा तो इस देश में हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। और ये जागृति का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया और कांशीराम साहब ने जागृति का काम करने की वजह से जो रिजल्ट आया, केवल मात्र 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, केवल 5 वर्ष में सरकार बनाई। और साथियों, यह रिजल्ट हमारे सामने जब दिखा, इन सारी बातों को अगर हम सोचेंगे तो यह रिजल्ट दिखने के बाद में ब्राह्मणों में खलबली मच गई। देखो, संविधान के माध्यम से संख्या के आधार पर राजनीति की जा सकती है। अभी 3.5% ब्राह्मण इस देश में पंच नहीं बन सकता, लेकिन उसने 5 राष्ट्रीय पार्टियां बनाई। कौन सी पार्टी बनाई? कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई, बीजेपी ब्राह्मणों ने बनाई, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों ने बनाई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, जयललिता है, इधर ममता बनर्जी है। ये 5 राष्ट्रीय पार्टियां है, संख्या में 3% लोग, लेकिन पार्टियां कितनी है? जिनका समाज में बहुमत नहीं है उनका पार्लियामेंट में बहुमत बन रहा है। ये किस आधार पर बन रहा है? तो हमारे लोग उनकी पार्टी से चुनकर जाते हैं। टिकट कौन देता है? तो टिकट देने वाले लोग कांग्रेस बीजेपी के लोग होते हैं। हमारे आदमी को टिकट देते हैं, हमारे आदमी को देखकर हमारे लोग वोट देते हैं। वोट लेने के बाद वो चुनकर आता है और चुनकर आने के बाद में किसकी सुनता है? मालक की सुनता है। वहां जाने के बाद में उसको अगले साल की चिंता होती है। अगर मैं पार्टी के विरोध में बोलूंगा तो मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी, टिकट नहीं देगी तो मैं चुनकर नहीं आऊंगा, चुनकर नहीं आऊंगा तो फिर मैं नेता कैसे बनूंगा? अभी हम गाड़ी से आ रहे थे तो पीछे साहब ने एक जानकारी दी कि रामटेक लोकसभा के जो खासदार है उनका नाम है श्याम कुमार बर्वे। ये श्याम कुमार बर्वे जी ने अपने कार्यकर्ताओं से एक मीटिंग में कहा कि यह भगवान की कृपा है कि मुझे मेरी बीवी का टिकट कटा और मेरे को मिला और मैं भगवान की ही कृपा से चुन कर भी आया। आपका आशीर्वाद मिला तो और मैं खासदार बन गया। एक खासदार बना हुआ आदमी, उसे ये नहीं पता है कि रामटेक लोकसभा यह रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व क्षेत्र है। रामटेक लोकसभा में अनिल देशमुख नाम का आदमी है जो गृह मंत्री रहा हुआ है, सुनील केदार नाम का आदमी है जो राज्य मंत्री रहा हुआ है, राजेंद्र मुड़क नाम का आदमी है जो मंत्री रहा हुआ है। यानी पहले उससे ही लायक लोग पहले से ही उस क्षेत्र में रहते हैं। उसको उनको क्यों नहीं मिला टिकट? क्योंकि वहां का जो क्षेत्र है वो शेड्यूल कास्ट रिजर्व है और ये व्यवस्था संविधान ने करके रखी हुई है। अगर शेड्यूल कास्ट को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होता तो श्याम कुमार बर्वे का फॉर्म सिलेक्ट नहीं होता।
सिलेक्ट नहीं होता तो वह खासदार नहीं बनता। और वही कारण यहाँ पर भोंडेकर जी का भी है, नरेंद्र भाऊ भोंडेकर यानी भंडारा विधानसभा से, कि वो आते रिजर्वेशन कैटेगरी से है, लेकिन वो श्रेय किसको देते हैं? वो अपने भाग्य को, किस्मत को देते हैं। यह परिणाम जागरूक न होने के कारण है। तो पार्टी की चिंता करते हैं, समाज का बहुमत लेकर समाज को बेचने का काम पार्लियामेंट में करते हैं। साथियों, जब कांशीराम साहब ने जब इस मूवमेंट को चलाया, लोगों को जागरूक किया, तो उन्होंने सरकार बनाई। ब्राह्मणों को इस बात का एहसास हुआ आने वाले समय में यह अगर एससी एसटी ओबीसी की पार्टी अगर एक हो जाती है तो इस देश में कांग्रेस और बीजेपी सरकार कभी बनेगी नहीं, राज व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने एक बदमाशी की और सन 1984 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यह जापान से लाया, कांग्रेस ने लाई, कांग्रेस ने उन्होंने लाई और केरल के 2% क्षेत्र में उस ईवीएम का प्रयोग करके उन्होंने काम किया। प्रयोग करने के बाद में रिजल्ट अपने समर्थन में लाया और कांग्रेस ने निर्णय लिया कि कांशीराम जैसी राजनीतिक क्रांति पुनः नहीं होना चाहिए। आज कांशीराम अकेला है, कल उसके साथ लालू प्रसाद यादव होगा, परसों उसके साथ मुलायम सिंह यादव होगा, पर उसके बाद में स्टैलिन होगा। अगर तीसरा मजबूत पक्ष अगर इनका निर्माण हो जाता है तो कांग्रेस बीजेपी का पत्ता साफ हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी चलाने वाले लोग यह अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक लोग यह कांशीराम मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव का है, एससी एसटी ओबीसी का है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया? ईवीएम मशीन को लाया, प्रयोग करके देखा, उसका रिजल्ट अपने बाजू में लाया। 2004 और 2009 में 100% जगह पर गड़बड़ी कर कांग्रेस सत्ता चुनकर आई। कांग्रेस के पास में जनसमर्थन नहीं था, होता तो ईवीएम मशीन नहीं लाना पड़ा, होता नहीं था करके लाना पड़ा और लाकर गड़बड़ी करनी पड़ी। जिसके पास पैसा नहीं होता है वो पैसे की चोरी करता है, जिसके पास खाना नहीं होता है वो खाने की चोरी करता है, जिसके गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है वो पेट्रोल की चोरी करता है, और जिसके पास में वोट नहीं है तो वो वोटों की चोरी करता है। कांग्रेस समझ गई थी कि अभी हमारा बहुमत नहीं है, ईवीएम मशीन लाया। ईवीएम मशीन लाकर क्या हुआ साथियों कि 2004 में गड़बड़ी की, 2009 में गड़बड़ी कांग्रेस ने की। इसके विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी कहा गए, लाल कृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में जब केस हियरिंग पर आया तो केस हियरिंग पर आने के बाद में जज ने पूछा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप जो आरोप कर रहे हो कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, इसका थोड़ा हमें विश्लेषण करके बताइए। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जज से कहा कि मैं एटीएम मशीन में जाता हूँ तो एटीएम मशीन में मैं कार्ड डालता हूँ, कार्ड डालकर पैसे निकालता हूँ, पैसे बाहर आते हैं और उसी के साथ में एक चिट्ठी भी बाहर आती है। वो चिट्ठी बताती है कि तुम्हारे अकाउंट में 1000 रुपए थे, तुमने 300 निकाले, 700 बचे हैं। वो मैं देखता हूँ और मेरे को अच्छा लगता नहीं है, 700 बचे हैं, जितने निकाले उतने ही कम हुए हैं और मैं घर चले जाता हूँ। उसी प्रकार यह जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मैं वोट देने के लिए जाता हूँ, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार से कोई शाश्वती नहीं। फिर उन्होंने कहा मैं आपको बैलेट बॉक्स का दूसरा उदाहरण देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं जब बैलेट बॉक्स में मैं वोट डालने जाता था तो मैं ऐसा देखता था, देखकर यह अनुमान लगाता था कि मैं घोड़े को वोट देने के लिए आया था। घोड़े का चिन्ह देखता हूँ, थप्पा लेता हूँ, घोड़े के सामने मारता हूँ, उसकी ऐसी चिट्ठी बनाता हूँ, फिर चिट्ठी करता हूँ, फिर चिट्ठी करता हूँ और फिर वो बैलेट बॉक्स में डालकर ऐसा ठोकता हूँ।
फिर ये ठोक कर मैं घर जाता हूं, घर जाने के बाद में जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग के समय में अगर एक आधा मैंने दिया घोड़े को था और गधा चुन कर आया, तो मैं इलेक्शन कमीशन के पास जाता था और कहता था मैंने तो घोड़े को दिया और ये गधा कैसे चुन कर आया। तो वो कहता था कि तुम अपील करो, रिकाउंटिंग की अपील करो। भी मैं रिकाउंटिंग की अपील करता था और रिकाउंटिंग में वो फोल्ड किए हुए पेपर ऐसी खोले जाते थे, फिर से देखा जाता था गधे को दिया, घोड़े को दिया, घोड़े की जगह घोड़े का और गधे की जगह गधे का होता था। तो उससे जो हारा हुआ घोड़ा था वो चुन कर आ जाता था और जीता हुआ गधा हार जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था या मशीन में नहीं है। तो निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, तब माना जाएगा कि इस देश में पारदर्शी चुनाव होता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया। ये उस जजमेंट का कॉपी है। ये जजमेंट दिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते। फ्री यानी क्या? मुक्त। फेयर यानी क्या? निष्पक्ष। ट्रांसपेरेंट यानी क्या? पारदर्शी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर भारत के मतदाताओं को अगर विश्वास पात्र बनाकर रखना है तो आपको इस मशीन के साथ में वीवीपीटी पेपर ट्रेल मशीन लगानी होगी। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। 8 अक्टूबर 2013 को आया। कांग्रेस ने 2008 में गड़बड़ी की, 2009 में गड़बड़ी की, 2004 में गड़बड़ी की, फिर 5 साल के बाद इलेक्शन 2014 में आया लोकसभा का। जजमेंट कब दिया? 2013 में जजमेंट दिया। और जजमेंट 2013 में आया, लेकिन बदमाश कांग्रेस सरकार ने वीवीपीटी पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। और नहीं लगाने के बाद में एक चमत्कार हुआ साथियों। यह चमत्कार आप जब समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें कैसी होती है। फिर चमत्कार क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में चुन कर आई। सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया और लाल कृष्ण आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी को सरकार दी गई। 2011 से ओबीसी जाति न्याय जनगणना का मुद्दा भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से चलाया गया। इस मुद्दे की जागृति का नतीजा यह हुआ कि धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों के लिखा हुआ है सुबह उठकर तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए। इस ओबीसी के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो लाल कृष्ण आडवाणी को साइड ट्रैक कर तेली नाम बताने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। आप समझ रहे हो राजनीति? आप ऐसा सोचते होंगे कि आपके बच्चों का भविष्य आप बनाते हो। आप नहीं बनाते। आपको लगता होगा मैं मेरे बेटे को अच्छे सीबीएसई स्कूल में डालूंगी या डालूंगा, फिर उसको आईएएस बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा, विद्वान बनाऊंगा। यह आप सपना जो देखते हो ये आप निर्धारित नहीं करते। आपके बच्चों का भविष्य पार्लियामेंट में निर्धारित होता है। आपने दाल कितनी रुपए किलो की खाना चाहिए ये आपके नियंत्रण में नहीं, संसद में होता है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर हमें यह अंदेशा हुआ कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मध्यस्थी किया और कहा कि कांग्रेस ने गड़बड़ी कर चुनाव जीता है। भारत की जनता को इस बात की अगर जानकारी हो जाएगी तो भविष्य में कांग्रेस पार्टी का समर्थन खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को भी जिंदा रखना है, बीजेपी को भी जिंदा रखना है। यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अपने 2 राज्यसभा के मेंबर विड्रॉल किए और भारतीय जनता पार्टी को जिंदा किया। यही वो कांग्रेस है।
कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को जिंदा किया, राज्यसभा के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विड्रॉल करके, और बीजेपी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनवा कर भेजे उन्होंने विड्रॉल करके। फिर मरी हुई कांग्रेस ने बीजेपी को जिंदा किया, इसीलिए बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं मरने दिया 2024 में। तो साथियों, इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो वीवीपीटी पेपर ट्रेल 2014 के इलेक्शन में लगाना चाहिए था, नहीं लगाया। कांग्रेस और बीजेपी ने समझौता कर देश की जनता को मूर्ख बनाया, और 10 साल कांग्रेस ने राज किया ईवीएम की गड़बड़ी से, फिर 10 साल भारतीय जनता पार्टी करेगी, इस आधार पर सेटलमेंट किया गया और बीजेपी को सत्ता दी गई। साथियों, इसके विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर किया और कहा कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, वीवीपीटी पेपर ट्रेल लगानी चाहिए, तो तुमने नहीं लगाया। उसके विरोध में कोर्ट में केस खड़ा किया। साथियों, माननीय वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, इनके जजमेंट के ऊपर में यह सुप्रीम कोर्ट का रंजन गोगोई जी का यह रिजल्ट आया। इसकी तारीख है 24 अप्रैल 2017। ये जजमेंट आया। क्या जजमेंट आया? कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने यह केस किया है कि ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपीटी पेपर ट्रेल लगाना चाहिए। इसके लिए 2013 को जजमेंट आया। अभी बीजेपी भी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है, और निर्वाचन आयोग भी जिम्मेदार है। साथियों, 2019 का जो इलेक्शन आप लोगों ने देखा, जिसमें 100% ईवीएम मशीन के साथ में जो पेपर ट्रेल लगाया गया था, वो पेपर ट्रेल मशीन लगाने वाला संगठन और नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब और भारत मुक्ति मोर्चा। समाज के लोगों को लगता है कि कांग्रेस का विकल्प बीजेपी है और बीजेपी का विकल्प कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आधार पर नहीं, तो भारत मुक्ति मोर्चा के आधार पर यह वीवीपीटी पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया। साथ ही इसमें एक सबसे बड़ी बदमाशी निर्वाचन आयोग ने की कि उन्होंने 56C और 56D का कानून लागू किया। ये 56C और 56D का कानून है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये कानून क्या कहता है कि कोई भी कैंडिडेट, दूसरे नंबर का कैंडिडेट, वह रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। जैसा अगर कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया तो बीजेपी का कैंडिडेट वह रिकाउंटिंग की क्या कर सकता है? मांग कर सकता है। लेकिन भारत में एक भी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं मिला जिसमें बीजेपी या कांग्रेस के कैंडिडेट ने रिकाउंटिंग की मांग की होगी। अगर ऐसे करेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी की नालायकी सिद्ध हो जाएगी। इसका मतलब यह दोनों अपने अपने कच्चे को संभालने का काम कर रहे। तू मेरा कच्चा पकड़, मैं तेरा। आप समझ रहे हो? ये बहुत फंडामेंटल बातें हैं साथियों। यह सारी चीजों में हम लोग का है, हमारा क्या है? 3.5% ब्राह्मणों की राज, 5 राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकारी संस्थानों के ऊपर में 97% कब्जा है। IAS, IPS, डॉक्टर, कलेक्टर सब उनके 97% लोग पड़े हुए हैं। हमारे बच्चे बेरोजगार है। NCRB का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इस देश में प्रतिदिन 38 शिक्षित युवा बेरोजगारी की समस्या के कारण आत्महत्या करते हैं। जो IAS, IPS, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाएंगे। यह प्रधानमंत्री ओबीसी का बना 2014 में। 2013 के 314 IAS पास आउट हुए बच्चे, इनको 6 लाख की मर्यादा क्रिमिनल की 4 लाख पर बढ़ा दी और 314 बच्चे को घर में भेज दिया। ओबीसी का अगर आदमी होता तो ओबीसी के बच्चों को नालायक नहीं बनाता। ओबीसी के लिए 1 कोटी करोड़ रुपए का उसने बजट नहीं दिया। ओबीसी की जनगणना के विरोध में उसने स्टैंड लिया और ओबीसी के बच्चों की पूरी तरह से स्कॉलरशिप खत्म कर दी। बताया जाता है नरेंद्र मोदी जी यह हमारे ओबीसी के है,
हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे हिंदुओं के बच्चे भूखे मर रहे हैं, अरे कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? मुसलमानों का डर दिखाकर, अरे इस देश का जो मुसलमान है वो इस देश का मूल निवासी है। जिस प्रकार से वर्तमान में हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने अनेक नाम का धर्म छोड़कर परमात्मा धर्म लिया, उन्होंने अपना मार्ग नियुक्त किया, वैसे ही इतिहास में हमारे ही पूर्वजों ने मुसलमान धर्म लिया। ये हमारे खून पसीने के भाई है, इनका डीएनए हमारा डीएनए एक है, और हमारा शत्रु हमारा दुश्मन कहता है। तुम्हारा दुश्मन कौन है? मुसलमान। क्या करता है? धर्म परिवर्तन करता है। वो इसको पाकिस्तान बना देगा, मुसलमानों को राज आ जाएगा। अरे हमारे गांव में कि एक भी आदमी का अभी तक धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे गांव में कभी मुसलमानों ने हमले नहीं किए, फिर मुसलमान हमारा शत्रु कैसे हो सकता है? ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं होना चाहिए करके मुसलमानों ने आंदोलन चलाया। ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्या मुसलमानों ने आंदोलन चलाया? मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्या मुसलमानों ने आंदोलन चलाया? एससी एसटी के लोगों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्या मुसलमानों ने आंदोलन चलाया? अरे सारे के सारे आंदोलन हमारे विरोध में ब्राह्मणों ने चलाया, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने चलाया। सारी जिला परिषद की स्कूलें बंद कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेज बंद कौन कर रहा है? उद्योगपतियों के मुंह में डालने का काम कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहे हैं। देश में बेरोजगार किसने लाया? बेरोजगारी निर्माण किसने की? मुसलमानों ने की। मनीषा वाल्मीकि नाम की हमारी बेटी का अन्याय अत्याचार मुसलमानों ने किया। बदलापुर में जो लड़कियों के साथ में अन्याय हुआ मुसलमानों ने किया। हमारे लोगों को एक खोपड़ी निकाल दी गई है। इंसानों को दो प्रकार का भोजन चाहिए, एक पेट का और दिमाग का, और जानवरों को एक ही भोजन चाहिए। कौन सा? हमारा ये जो कार्यक्रम है ये दिमाग का भोजन देने का कार्यक्रम है, इंसान बनाने का कार्यक्रम है, दोस्त और दुश्मन में पहचान कराने का कार्यक्रम है। हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए अपने बच्चों की कुर्बानियां दी है, तब जाकर हमें ये सब कुछ मिला है। और जिन समस्याओं के कारण आज हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, इस बातों की चर्चा करने वाले लोग गुलाम होते हैं। हम सभी गुलाम एक मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और हमारा मकसद है इस देश में आजादी निर्माण करना, आजाद होना। आजाद होना हमारा उद्देश्य है। 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली वो विदेशी अंग्रेजों के गुलामी से, कांग्रेस जो विदेशी ब्राह्मण है उनको आजादी मिली। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे। 1947 को ब्राह्मण आजाद हो गया, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। लोकतंत्र कहता है, गुलामी का सिद्धांत बताता है। लोकतंत्र कहता है कि संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होगी। मेरे ख्याल से ये महाराष्ट्र की विधानसभा में 4 ब्राह्मण चुनकर गए विधान भवन में। कितने? 4। तो संख्या के अनुपात में मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? बन सकता है। फिर भी है ना देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री। क्यों है? संविधान के विरोध में जाकर यही लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अरे देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी है, हम बहुसंख्य लोग हैं, और बहुसंख्य लोगों का राज दुनिया में चल रहा है, लेकिन भारत में हमारा राज नहीं है। हमारा राज न होने के कारण ये समस्या है। ओबीसी की जनगणना क्या है? हमारा राज न होने के कारण है। शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक जो गुलामी हमारा पर है, यह हमारा गुलाम होने का कारण है, राजा होने का कारण नहीं, राजा न होने का कारण है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यह हमें राजा नहीं बनने के लिए, राजा नहीं बनना चाहिए, इसलिए रो रहा है। इसीलिए साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जो आंदोलन चलाया जा रहा है, वो आंदोलन में हम लोगों को बड़ी मात्रा में शामिल होना पड़ेगा।
फिर इससे क्या होगा? हम क्या करना चाहते हैं? हमारा जो संगठन है देश के 31 राज्य और 650 जिलाओं का संगठन है। देश में कोई भी राष्ट्रीय समस्या का समाधान करना है तो ताकत कैसी चाहिए? राष्ट्रीय चाहिए। उदाहरण, आपके पैर को लगा है तो पट्टी कहाँ लगाओगे? सर पे लगाओगे? कहाँ लगाओगे? पैर पर लगाना पड़ेगा। तो हमारी समस्या राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, तो संगठन कैसा चाहिए? राष्ट्रीय चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बचाना है तो संविधान तो ये गांव में नहीं लगा है, केवल भंडारा में नहीं लगा है, केवल महाराष्ट्र में नहीं लगा है, तो संविधान धोखे में देश का है। तो ताकत कैसी चाहिए? देश की ताकत चाहिए। इसीलिए भारत के 31 राज्य और 650 जिलाओं में भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद होना चाहिए। इसके लिए और ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए 9 अप्रैल और 1 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई। साथियों, ईवीएम मशीन का जो मामला है इतना खतरनाक मामला है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि लोकसभा में जो इंडिया गठबंधन है उनकी 30 सीटें आई। कितनी? 30 सीटें। और ये जो महायुति की जो सीटें हैं वो 17 सीटें आई। और 6 महीने के बाद में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें इंडिया गठबंधन की 46 सीटें आई और महाविकास आघाड़ी की 230। ये ऐसा कैसा चमत्कार होता है? अगर 30 सीटें इंडिया गठबंधन की आई, एक लोकसभा में 6 सीटें होती है तो 6 × 18 180 सीटें आनी चाहिए। कितनी? और आई कितनी? 46। तो यह दोनों मिलकर साठगांठ कर रहे हैं। ये जो लाड़की बहन लुड़की बहन है ना, इसका कुछ नहीं हुआ। बहनों को दे रहे हैं और जीजा को लूट रहे हैं। पहले रिजल्ट बनाया जाता है, फिर रिजल्ट का माहौल तैयार किया जाता है, फिर चुनाव लिया जाता है और फिर रिजल्ट दिया जाता है। ये पूरा षड्यंत्र है, बनाया हुआ प्लान है। इन सारी चीजों को समझने के लिए साथियों हमें राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। और आने वाले यह 9 अप्रैल को आपके भंडारा में लगभग 5000 लोगों का जेल भरो आंदोलन होने वाला है। कितने लोगों का? 5000 लोगों का जेल भरो आंदोलन। जेलों में जगह नहीं है मुस्लिमों को रखने के लिए और हम लोग 5000 लोगों को जेल में लेकर जाएंगे। उससे क्या होगा? हमारे समाज के लोगों को इन लोगों ने डरा कर रखा है। किस लिए? पुलिस पुलिस, जेल जेल। हमारा आदमी डरता है और बोलता नहीं। तो हमारे लोगों का डर निकालना पड़ेगा, जेल जाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। धोती पहना हुआ गांधी जेल जा जाकर महात्मा बन गया। हमें हमारे लोगों को महात्मा बनाना है, आजादी दिलानी है। तो इसलिए ये जेल भरो आंदोलन है। और भारत बंद का आंदोलन हम कब करेंगे? तो भारत बंद का आंदोलन 1 जुलाई को भारत बंद किया जाएगा। और यह भारत बंद नहीं है, इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों की आजादी का भारत बंद है। हम इस देश में जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मणों की बातों में आकर अंग्रेजों को भगाया था, हम उन महापुरुषों की औलादें हैं कि हम हमारे ओरिजिनल जो हमारे शत्रु है, हम ब्राह्मणों को इस देश से भगाकर हम इस देश के शासक बनेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शासक बनने का आंदोलन चलाया, सम्राट अशोका ने शासक बनने का आंदोलन चलाया, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शासक बनने का आंदोलन चलाया। हम भी शासक बनने का आंदोलन चलाकर इस देश में शासन करती जमात बनना चाहते हैं। इसके लिए आप यहाँ से जाकर अपने अपने क्षेत्र में इस बात का प्रचार करो, उनकी समितियां बनाओ, उनके संगठन निर्माण करो, क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ा परिवर्तन बिना संगठित शक्ति के आधार पर ही किया जा सकता है। बिना संगठन शक्ति के परिवर्तन संभव
नहीं है। इसीलिए आप अपने अपने क्षेत्र में जाओ, बूथ कमेटियां बनाओ, आंदोलन समितियां बनाओ, जिससे क्या होगा, संगठन शक्ति का निर्माण होगा और इस संगठन शक्ति का उपयोग हम अपनी आजादी के लिए लगा सकते हैं। हम अगर इस व्यवस्था से आजाद हो जाएंगे तो हमारी कोई समस्या नहीं होगी। जब हमारी कोई समस्या नहीं होगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियों क्या कल्याण होगा, उनको मुक्ति मिलेगी। यह हमारे लिए अच्छा अवसर है। इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ।